नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे तारिक हमीद करा, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। करा साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। वर्डिक्ट आया, वर्डिक्ट का इंतजार था लंबे समय से। वर्डिक्ट आया और उसमें हमने पाया कि जो उन्होंने कहा, जैसे कि आप भी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, उन्होंने उनको सही बताया और कहा कि अगले साल इलेक्शन करवाए और स्टेटहुड का दर्जा दें। लेकिन आज भी जो जम्मू कश्मीर यूटी की आवाम है, वो सही में चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, वो चाहती है कि उनकी नौकरियां और ज़मीन प्रोटेक्ट हो। अब नेक्स्ट आपका क्या रोड मैप रहेगा? आपने एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन भी पास किया। लोग ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस का क्या नजरिया रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को हुआ जी, तो लोग तो उसके ही शॉक में थे जी, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली, यूनिलैटरली, अनडेमोक्रेटिकली हुआ। तो उसके बाद में सबकी नजरें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे थी जी, और लोगों को काफी उम्मीदें थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे हक में, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में उसको डिसाइड करेगा। लेकिन जब डिसीजन आया तो लोगों में उस डिसीजन को लेके नाउम्मीदी हुई। अब उसके ऊपर ज्यादा तो नहीं बोला जा सकता क्योंकि कोर्ट का वर्डिक्ट है। हाँ। अलबत्ता एक होपलेसनेस लोगों में जो पैदा हुई, तो हमने अपनी जगह, कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने आपस में मशवरा करके ये सोचा कि इस होपलेसनेस में से लोगों बाहर कैसे निकाला जाए। यानी नाउम्मीदी में से उम्मीद, नाउम्मीदी में से उम्मीद कैसे जगाई जा सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक आर्टिकल 370 का ताल्लुक है, बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज की जानकारी नहीं होगी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अंडर आर्टिकल 370 कोई गारंटीज नहीं थी उस तरीके से। बेसिकली इट वाज अ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। जी। एक्चुअल जो इख्तियारात या जो गारंटीज थी वो अंडर आर्टिकल 35A, और अगर कहा जाए तो वो एक्सटेंशन था 1927 का, जो महाराजा के टाइम पे जो गारंटीज महाराजा ने दी थी यहाँ के लोगों को, जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट, उसके तहत जो लोगों के जो गारंटीज थी, तो उसी का एक्सटेंशन था आर्टिकल 35A। तो उसमें ठीक है, बीजेपी का या आरएसएस का एक पॉलिटिकल एजेंडा था। सबसे पहले तो ये देखने की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन आप देख लीजिए, तब उस वक्त भी आवाजें उठी, लेकिन उनका विजन ये था कि अगर ऐसी ताकतों ने जोर पकड़ लिया तो जम्मू कश्मीर, जिसकी एक स्ट्रेटेजिकल पोजीशन थी इंटरनेशनली, लोकल सियासत को तो आप छोड़ दीजिए, उस वक्त की जो उनकी सोच थी आज आपके सामने आ रहा है। चाहे वो चाइना की शक्ल में हो, चाहे अमेरिका की शक्ल में हो। आई डोंट वांट टू डिस्कस दोज पैरामीटर्स हियर कि इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस जम्मू कश्मीर की क्या थी, क्या है, और उसके ऊपर कितनी सियासत इस वक्त चल रही है, उसमें हम नहीं मैं जाना चाहता जी। लेकिन उस शख्स की, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन जो था कि गारंटीज को देख के यहाँ के लोगों के हर जो उनके एस्पिरेशंस हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसमें आर्टिकल 370 आया। न ये कोई कंसेशन था, न ये कोई चैरिटी थी, इट वाज ए नेगोशिएटेड आर्टिकल। यहाँ की जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने
और उस वक्त के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उनकी आपस में जो नेगोशिएशंस हुई उसका वो आउटकम था। अब आप किसी के सर पे चढ़ाना चाहें, गलत है सही है, तो बहुत सारे लोगों का ये होम मिनिस्टर ने इसको बहुत बड़ा ब्लंडर कहा है। इस बार नेहरू पर चर्चा हुई है, बहुत बड़ा ब्लंडर कहा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पूरा एक दिन डिस्कशन होनी चाहिए, और ये भी कहा है कि यूनाइटेड नेशन में जाने की क्या जरूरत थी और यूनिलैटरल सीज फायर की उस वक्त क्या जरूरत थी। ये अगर उस बहस में हम लोग लंबा हो जाएगा। नहीं, अगर उस बहस में हम लोग जाएं तो जिस कैबिनेट ने ये डिसाइड किया था उस कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जी। तो इस आज बीजेपी की पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर को लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इर्द गिर्द घूम रही है, तो फिर आर्टिकल 370 देने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उतना ही रोल है जितना पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। मैं इसको नेगेटिवली नहीं पेश करना चाहता हूं, मैं इसको पॉजिटिवली कहना चाहता हूं कि वो बाद में उनकी मजबूरियां क्या रही होंगी वो अलग बात है। देखिए ये डिफरेंट डिबेट है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे आप पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी लाया जा रहा है। नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो कहते हैं कि सारे रजवाड़े उन्होंने हैंडल किए, एक ही कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर नेहरू ने हैंडल किया और हमें से हैंडल हो गया। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है जी, इसमें आप अगर देखें तो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा है, फ्रंटल रोल रहा है, सपोर्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, सपोर्टेड बाय अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जी, और अपने भीमराव अंबेडकर जी का। तो इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट। आज आप हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश करना चाहें तो फिर उस तोड़ मोड़ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी नाम निकल के आता है। जिस कैबिनेट ने ये सारे डिसीजंस लिए हैं उस कैबिनेट का हिस्सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उनसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। ही वॉज ए सिग्नेटरी टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो अब आप जाने किन अनपढ़ों के वास्ते ये सारी कहानियां वो बता रहे हैं, वो अनपढ़ वो लोग समझते होंगे, वो उस पर यकीन करते हैं। दरअसल मैंने शुरुआत में ही कहा कि जैसे इस वक्त कोई भी हो, प्रो बीजेपी हो, लेकिन वो जरूर चाहता है कि उसके बच्चे की लैंड और जॉब सिक्योर हो। ऐसा कौन सा रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं? कमिंग टू दैट। ओके ओके तो ओके, मेरा ये कहना था कि इस सारी सिचुएशन के बाद में हम बैठे, हमने इस पे बातचीत की। एक तो मैंने आपको 35A और 370 का डिफरेंस बता दिया। आपने कहा 370 इज अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, लेकिन वो ब्रिज अभी भी है, रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट है। लेकिन उन्होंने बड़ी सफाई से कहा अभी ब्रिज वो कायम है। उनका कहना है वो 370 है। 70 का जहां तक ताल्लुक है वो बहुत ही टची रहे जी। अपने एजेंडा में भी उन्होंने हमेशा से 370, जब दो उनके पार्लियामेंटेरियन थे तब भी जी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे अपना वर्डिक्ट दे दिया कि जो भी कोई एक्शन गवर्नमेंट ने 2019 5 अगस्त को लिया, अब हम उसके ऊपर ज्यादा रायजनी तो कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने उस 370 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर अपना वर्डिक्ट दिया। दैट डजंट स्टॉप एनीवन। रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को वो इस चीज से नहीं रोक सकते कि हमारी जरूरियात क्या है, हम क्या चाहते हैं। जी जी। और 370 को लेके वो उन्होंने बहुत एक हवा क्रिएट किया था। 35A के तहत हमारे इख्तियारात जो थे या ये जो थे जितने भी रिजर्वेशंस हमें मिली थी या प्रोटेक्शंस हमें मिली थी जी, हम ये कहते हैं कि आप हमें वो प्रोटेक्शंस जो है दीजिए, जैसे हमारे लैंड की प्रोटेक्शन है, हमारे जॉब्स की प्रोटेक्शन है, इन पर्टिकुलर हमारे कल्चर की है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की है,
हमारे लिंग्विस्टिक प्रोटेक्शंस की जो बात है, तो इन सबको आप प्रोटेक्शन दीजिए उसी तरह जिस तरह आपने इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरह बाकी स्टेट्स को दी है। जी जी। और आप उसको जो भी नाम देना चाहते हैं, 370 तो के ऊपर तो आप लोगों ने बहुत बड़ा बनाया था मामला, हम उसको कोई नाम नहीं देना चाहते। आप हमें इख्तियारात से गरज है, हमें नंबर से गरज नंबर से नहीं है। हमें 370 हो, 371 हो, 72 हो, 73 हो, हमें उससे कोई गरज नहीं है। हमें उन इख्तियारात से गरज है जिन इख्तियारात से हमारी नस्ल, हमारे आने वाले नस्ल और उनके जो कंटेंशियस इश्यूज और सेंसिटिव इश्यूज हैं उसमें हम प्रोटेक्टेड पाए अपने आप को। जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट को दिया है, जैसे आपने हमारे नेबरिंग स्टेट हिमाचल को, हिमाचल आज की डेट में भी हिमाचल प्रदेश में आप लैंड नहीं ले सकते, लेकिन जिस वक्त जम्मू कश्मीर की बात आती है आप पूरे इंडिया में इसको इस तरीके से पेश करते हैं जैसे आपने पाकिस्तान में जाके लैंड लेनी हो। ऐसी कोई तब की बात ना आज है जब हिमाचल प्रदेश में ये प्रोटेक्शन है कि आप लैंड नहीं ले सकते, तो जम्मू कश्मीर को आप नेगेटिवली क्यों पेश करते हैं लोगों के सामने? तो आप अपनी पॉलिटिक्स करते हैं जी। आप नॉर्थ ईस्टर्न में आपने जॉब्स के ऊपर, लैंड के ऊपर, आप हैरान होंगे एवन आर्टिकल 371 में गुजरात भी इंक्लूडेड है, आंध्र प्रदेश इंक्लूडेड है, गोवा इंक्लूडेड है। सर्टन डिफरेंट प्रोटेक्शंस अंडर आर्टिकल 371 दी गई हैं जो हमें 35A के तहत मिलती थी जी। लेकिन कांग्रेस क्या डिमांड करती है? कांग्रेस का रेजोल्यूशन नाम ही डिफरेंट है। हमने जो रेजोल्यूशन पेश किया और जो पास हुआ, पार्टी ने जो पास किया, उसमें यह है कि हमारे जो लैंड प्रोटेक्शन है और जो जॉब्स की प्रोटेक्शन है, कल्चरल प्रोटेक्शन है, अपना हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है, हमारे रीजनल एंड सब रीजनल जो प्रोटेक्शंस हैं वो हमें दी जाए उसी तरह से जिस तरह अंडर आर्टिकल 371 के तहत दी गई है जी। हम आर्टिकल 371, ताकि वो लोग फिर से कोई टच ही ना बने, उस चीज को नई सियासत उस पर ना करें। हमने ये नहीं कहा कि 371 अप्लाई कीजिए, हमने कहा 371 के तहत जैसी भी प्रोटेक्शन, जो भी प्रोटेक्शन आपने बाकी डिफरेंट स्टेट संविधान के दायरे में रह करके फ्रॉम A to J, 371 A B C D E F J तक है, हम कहते हैं उसी टाइप का प्रोटेक्शन हमें दिया जाए जो भी नाम आप देना चाहिए। जी। खरा साहब, आपका राजनीतिक तजुर्बा क्या कहता है कि ये लगभग उसी दिन तय हो गया था कि अब 370 और 35 से नहीं रहेगा, 370 में अमेंडमेंट होगी और 35 से रिपील हो जाएगा, जिस दिन पीडीपी ने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई थी, जस्ट सेकेंड टाइम जब हुकूमत बनाई थी? देखिए, वी हैव वेरी बिटर experiences as well as Jammu and Kashmir is concerned. जी। अगर हम देखें तो हम उन बिटर एक्सपीरियंस को 1947 से ही काउंट कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पे है जहां पे जम्मू कश्मीर को सिर्फ जम्मू कश्मीर के एंगल से या नेशनल एंगल से ही नहीं देखा जा सकता। इसका इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस बहुत हैं। जी जी। और एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। हम तो कैजुअलिटी बन गए हैं, देखा जाए तो सुपर पावर्स की एक अथॉरिटी हासिल करने पे, ग्लोबल अथॉरिटी हासिल करने की हम हमेशा कैजुअलिटी बने हैं, राइट फ्रॉम 1947, इवन बिफोर 1947। जिस वक्त महाराजा हरि सिंह जी उनका वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट अगर हम देखें, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया एंड पाकिस्तान, वो यही था कि हमारी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, एक साइड से चाइना है, दूसरी साइड से हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, तीसरी साइड से इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, सोवियत यूनियन के इंटरेस्ट पे साइड पे थे, अमेरिकन इंटरेस्ट थे, तो हम उसकी कैजुअलिटी बने जिसकी वजह से एक हर
स्टेज क्रॉस होने के बाद में एक नया एक्सपेरिमेंट सामने आ जाता था। और साइड बाय साइड बीजेपी का या आरएसएस का 1947 के बाद में या जिस वक्त एक्सेशन हुआ उसके बाद में जो उन्होंने एक कंसेंटेड एफर्ट्स के तहत जम्मू कश्मीर को लेके पूरे मुल्क में एक सियासत चलाई जी, उसके भी हम कैजुअलिटी बने। और विद द पैसेज ऑफ टाइम certain international forces न्यूट्रलाइज हुई, certain international forces इमर्ज हुई, उसका भी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट रहा जम्मू कश्मीर की सियासत को लेके। इंडिया एंड पाकिस्तान ब्लॉक्स में, वर्ल्ड जो है, ग्लोबल ऑर्डर जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। तो हम सिर्फ एक ही वजह से नहीं, कई वजहों से हम जम्मू कश्मीर जो है वो कैजुअलिटी रहा, जिसकी हम आज जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं वो उस चीज़ का नतीजा है। खरा साहब, आपको नहीं लगता है कि अगर जितना क्रेडिट इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 370 और 35 को रिपील करने के बाद मिल रहा है, उसको डिल्यूट किया जा सकता था, डिफ्यूज़ किया जा सकता था? क्योंकि आप भी सरकार का हिस्सा रहे हैं 2002 से 8 तक, उस सरकार का हिस्सा रहे। अगर इन लोगों को राइट्स दे दिए जाते, वाल्मीकि समाज को, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को, इनकी संख्या भी ज़्यादा नहीं थी, तो शायद जो जितनी ये वाहवाही लूट रहे हैं इतनी नहीं लूट पाते। और ये भी तय माना जा रहा है कि 2024 को भी ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लोकसभा चुनाव में बेचने वाले हैं। दो सवाल अलग से। बेचने को तो ये कुछ भी बेचने के वास्ते कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और बीजेपी माहिर हो गई है अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के वास्ते कुछ भी क्रिएट करके उसको बेचने में, तो उसके वास्ते उनको बहाने की। आप थोड़ा सत्यपाल मलिक की लाइन टो कर रहे हैं। नहीं, खैर सत्यपाल मलिक जी तो अपनी सोच रखते हैं, मैं अपनी सोच रखता हूँ। मुझे नहीं पता उनकी क्या लाइन है, लेकिन मैं ये इस चीज़ से मैं कन्विंस्ड हूँ कि बीजेपी के वास्ते कोई भी चीज़ क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, स्पेशली नेगेटिवली। जी, जहाँ तक बाकी आपने जो राइट्स की बात की कि अगर वो टाइमली हो गई होती, कुछ चीज़ें उसमें सरकार साजी जो होती है वो उतनी जो बाहर से दिखती है वो उतना ही नहीं होता। बहुत कुछ उसके प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स जो हैं जी, हमारी सब कॉन्टिनेंट की जो गवर्नेंस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें आप देखते होंगे, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट्स की लेवल पे हो, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर जिसको रेड टेपिज्म कहा जाता है उर्फ आम में, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी होती हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें तो इन प्रोसेस थी, लेकिन कुछ चीज़ें की जा सकती थी जो उस प्रोसेस उस प्रोसीजर से आगे बढ़ी थी और वो होल्ड भी की गई ताकि उसका टाइमली यूटिलाइजेशन हो फॉर इलेक्टोरल गेन्स। जी, आई होप यू अंडरस्टैंड। यस यस यस। ये कुछ चीजें जो एक सरकार से प्रोसेस और प्रोसीजर से निकल के बाय द टाइम दूसरी सरकार आई जी, उसको आगे चलाया जा सकता था, वो होल्ड की गई ताकि इसका यूटिलाइजेशन हो अगले इलेक्टोरल गेन्स। जी, तो आप तो कहते हैं कि इलेक्टोरल गेन्स इलेक्शंस के वास्ते, वो इन बिटवीन भी कई दफा बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की गई, पर उस बहस में इस वक्त हम नहीं जाना चाहते। वो हम लोग के वास्ते तो राइट फोरम पब्लिक है जी, उन चीज़ों को हाईलाइट करना जी। तो बाकी यहाँ हमने जो इस रेजोल्यूशन में हमने ये भी कहा कि आप स्टेटहुड की बात हमने की। देखिए, कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं इतने ज़्यादा हैं बीजेपी के मौजूदा सरकार की, जो रिटॉरिक्स बार बार है। कभी तो वो ये कहते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल है। वो इतना ही नहीं कहते, वो
टूरिस्ट कितना है वो भी बताते हैं, शॉर्टेज ये भी Statistics बताते देते हैं हैं, वो। हाँ लंबा चौड़ा लंबे चौड़े स्टैटिस्टिक्स जी। देते हैं, इतने हमने मिलिटेंट्स जो है मार गिराए, Neutralize कर इतने दिए। टूरिस्ट आए, जी। इतने हजार करोड़ और अरबों करोड़ की हमने डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी है। एक साइड से आप वो पॉजिटिविटी दिखाते हैं, दूसरी साइड से जिस वक्त आपको इलेक्शन की बात सूट नहीं करता इलेक्शन करना, तो आप नेगेटिविटी मोड में आ जाते हैं कि सब हालात वैसे नहीं हैं कि इलेक्शंस की जाए, जी। और जैसे ही हालात ठीक होंगे तो इलेक्शंस होंगे। जी या तो हालात ठीक नहीं है तो इलेक्शंस को डिले करना जस्टिफाइड है आपके जी। स्टैटिस्टिक्स के जी। मुताबिक, या वो चीज ठीक है कि हालात ठीक नहीं है। मैं करा एक सबसे साइड से जी एक जी साइड से जब भी कहीं पे कुछ होता है, अब आप देख लीजिए, चाहे अनंतनाग कश्मीर में जो जी। डिफरेंट वाकाज जो जी, है जी। कोकरनाग में हाँ, हुआ, हाँ। यहाँ पुंछ राजौरी पुंछ साइड से राजौरी जो में। भी कुछ होता है, हाँ। आप उसको सही हालात में काउंट करेंगे या गलत या गलत हालात में, या ठीक हालात नहीं है। लेकिन करा साहब आप मतलब कश्मीर की एक एक चीज को जानते हैं, ये जो क्लेम करते हैं कि वहाँ पर अमन बहाल हुआ है, कैलेंडर जो है सेपेटिस्ट का वो ख़त्म हो चुका है, पत्थरबाजी ख़त्म है, आज बाज़ार रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लगातार चल रहे हैं और अमन आ चुका है, आप कैसे दिखते हैं इसमें? देखिए, एक चीज जहां तक ओपन आई से देखने की चीजें हैं, वो जो बातें आपने बताई, जी। ओपन आई सीज दैट ओनली। जी आप आंख से देखेंगे तो आपको हालात ठीक दिखेंगे, आप आंखों से देखते हैं तो पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आप आंखों से देखते हैं तो ट्रैफिक जैमिंग बहुत ज्यादा है, आप आंखों से देख रहे हैं तो स्मार्ट सिटी के नाम पे सड़कें बजाय खुली किए जाने के, चौड़ी तंग किए की जा जाने रही- की तंग तंग की जा रही हैं। ऐसी चीजें देखने को बहुत है। लेकिन हालात आपके दिमाग में ठीक होने चाहिए, आपके दिल में ठीक होने चाहिए। ये जोर, जबरदस्ती, दबाव, धोस, कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के एक दबाव का माहौल है जो आपको दिख रहा है। यानी आप भी ये कहते हैं कि युवाओं को अरेस्ट किया गया, अलग अलग जेलों में डाला गया, इसलिए आप ये पत्थरबाजी बंद हो गई देखिए, है। आप युवाओं की बात छोड़ दीजिए, आप अपनी जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटीज का ही हाल देख लीजिए कि आपका न्यूज़पेपर तब तक छप नहीं सकता जब तक वो स्क्रीन नहीं होगा, ऑफिशियली अनऑफिशियली बोथ वेज। आप अपने सोशल मीडिया पे कोई कमेंट किसी के ऊपर पास कर देते हैं तो यूएपीए के तहत आप काउंट कर लीजिए। करा सब बड़ी कितने बात यह है कि जर्नलिस्ट जो है वो इन्होंने बंद- कहा कि एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस को इसको इशू बनाना चाहिए था, एम्प्लॉयज के प्रोटेस्ट पर भी पाबंदी लगा दी। देखिए, बात करने पे पाबंदी है, एक्सप्रेशन ऑफ इवन योर ग्रीफ, आप अपना दुख भी नहीं सुना सकते। अगर उस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप वो भी नहीं कर सकते। अब मैं इसको कोई इतना बड़ा, आई हैव मेनी वर्ड्स टू स्पीक अबाउट इट, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, एक वर्ड में बंद करने के लिए आई हैव मेनी वर्ड्स, लेकिन नेक्स्ट डे आप देख लेंगे कि मैं आई वुड बी ब्रांडेड एज एंटी नेशनल। आपने हाइपर नेशनलिज्म को बढ़ावा देने, नेशनलिज्म तो अब कोई फॉर यू और मी और फॉर एनीवन, नेशनलिज्म इज नो क्राइटेरिया। यू हैव टू बी हाइपर नेशनलिस्ट जी टू बी एन इंडियन। तो आपने हाइपर नेशनलिज्म को इतना बढ़ावा दे दिया है, आप हाइपर नेशनलिज्म की बुनियाद पे किसी को भी आप एंटी नेशनल करार देते हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो यूथ है, चाहे वो अपना जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी है, चाहे
आपके प्रोटेस्टिंग, आप बिजली पानी सड़क के प्रोटेस्ट के वास्ते भी सड़कों पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वो सब भी किया उसके ऊपर भी यू बी कहा साहब, आप इसको भी गलत ठहराएंगे कि सलाहुद्दीन के बच्चों की नौकरी से बर्खास्त कर दिया, गिलानी के। आई वुड नॉट लाइक टू गो इनटू एनी इंडिविजुअल्स राइट साइड और लेफ्ट साइड। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आपके डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं, उन चीजों से आप डिविएट मत होइए। आप बजाय लोगों को के हार्ट्स एंड माइंड्स को जीतने के, आप हर वो हरकत और हर वो कार्रवाई कर रहे हैं जिससे लोग परसेप्शनली आपसे दूर हो रहे हैं, मेंटली आपसे दूर हो रहे हैं। आप बंदूक के साए तले, आप दबाव से, आप धौंस से कितनी देर लोगों को दबा के रख सकते हैं। ये एक बैलून जी जो बन रहा है, ये फटेगा कभी। आप इस बैलून को उस लेवल तक मत पहुंचाइए कि वो फट जाए, ये ऑटोमेटिकली फट जाए। जी, और वो नेशनल इंटरेस्ट में वो बात है। कहा साहब, दो अलग अलग सवाल है। एक सवाल ये है कि ये कैसे क्लेम करते हैं, तो आप फिर से इसको खारिज कर रहे हैं कि एक वेज क्रिएट हो रहा है बीजेपी या जो इस वक्त गवर्नमेंट है और पब्लिक के बीच में, जैसे आपने बताया। दूसरा, जो पार्टियां आज भी कह रही हैं कि हम 370 के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो क्या गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं? देखिए, मैं इसको कोई लफ्ज़ तो नहीं देना चाहूँगा। मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ और एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के हैसियत से भी मैं ये कहता हूं कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उस एक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर फैसला दे दिया है, तो उसके बाद कोई ऐसी बात करना जो अचीवेबल ना हो, तो मिसलीड करने वाली बात है। तो मेरे ख्याल में वो मौजूदा हालात में ठीक नहीं है। जी, आपके पास दो ही रास्ते थे, या सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जी, या तो आप पार्लियामेंट से इस चीज को हासिल कीजिए। पार्लियामेंट से हासिल करने के वास्ते मैं भी बोल सकता हूं कि कल को पार्लियामेंट में कोई ऐसी पार्टी आए, जी, या कोई ऐसी सोच वाला ग्रुप आए जो इस चीज को कंसिडर कर सकता है। जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लाएंगे। जी, जी, मैं ये कहूंगा कि कंसिडर हो सकता है। जी, अजसर नए सिरे से कंसिडर हो सकता है, लेकिन उस थॉट के लोग उतने होने चाहिए। जी, बीजेपी ने तभी कर सके ना वो जब उनकी मेजॉरिटी थी 303। तो यू हैव ओनली टू वेज। जी, either it was Supreme Court of India or Parliament of India. जी, Supreme Court of India has given its verdict. जी, now let us wait for the Parliament of India. जी, and we must have that kind of a strength there, कि हम or that even the will there to do the needful. कारण मैं मनु अभिषेक सिंघवी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वर्डिक्ट में, हालांकि उन्होंने वर्डिक्ट को किसी भी तरीके से गलत नहीं ठहराया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये क्लियर नहीं किया गया कि जो सितंबर 2024 में चुनाव होने हैं वो यूटी के चुनाव होने हैं या स्टेट के चुनाव होने हैं। हम तो उनका क्वेश्चन तो जायज क्वेश्चन है जी कि कौन से चुनाव होने हैं। मैं तो उसमें एक और स्टेप आगे जाऊंगा कि स्टेट के होने हैं, यूटी के होने हैं या यूएलबी के होने हैं। अभी हमारा यूएलबी भी पेंडिंग पड़ा हो, खत्म हो गया। हाँ। तो अलबत्ता हमारी जो रेजोल्यूशन है, जो हम जिसके बुनियाद पे अपनी सेंट्रल लीडरशिप से भी बातचीत करेंगे, और हमारी कोशिश, हमने इसमें यह भी कहा है कि हम पूरी कंट्री में लाइक माइंडेड लोगों, जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, उनसे भी इस चीज़ पे हम एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे जो गारंटीज हम जिस शेप में चाहते हैं, एक तो वो, दूसरा हमारे जो
इलेक्शंस आइंदा जो भी कोई होने वाले हों, जी स्पेशली असेंबली के इलेक्शंस, पार्लियामेंट के इलेक्शन और स्टेटहुड का कोई ताल्लुक जी, नहीं है, जी। लेकिन असेंबली के इलेक्शंस जो हम चाहते हैं वो अंडर स्टेट चाहते हैं, और उसके वास्ते भी हम अपनी लीडरशिप और जो लाइक माइंडेड पार्टीज पार्टीज हैं, हैं जी। कंट्री में, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि हम चाहेंगे कि वो लोग भी पार्लियामेंट में इस चीज को जी। उजागर करें कि जब भी इलेक्शंस हो वो जी। हमारे जो जो हमसे अनडेमोक्रेटिकली छीना गया है, जी। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन इज अ सेपरेट इशू। आपने हमें डाउनग्रेड किया, देयर इज नो प्रोविजन जिन हालात में आर्टिकल 370 सेक्शन 3 बोलती है कि आप दो अगर यूटीज बनाते हैं एक हिस्सा स्टेट भी बनाना पड़ता है, ये कोई कह रहा था। नहीं, देखिए आप प्रेसिडेंस देख लीजिए, प्रेसिडेंस ये है कि यूटी से यूटी स्टेट को आप अपग्रेड करते आए हैं अभी तक। हाँ, दिस ये इज द फर्स्ट टाइम यस कि आपने पूरी कंट्री की लार्जेस्ट स्टेट जो है उसको आपने डाउनग्रेड कर दिया। जी तो ठीक है, अगर आपका ईगो इससे सेटिस्फाई हो गया, जी वो तो हो गया ना, कर लिया आपने अपना ईगो सेटिस्फाई। जी आपने सजा देनी थी जी जम्मू कश्मीर के लोगों को, आपने पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन भी की, आपने इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन भी की, अब तो खुश हो जाइए ना जी। आपका तो ईगो सेटिस्फाई हो गया होगा ना अब। जी करा साहब, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, समय हो गया, अदरवाइज बात करने का अच्छा लुत्फ आ रहा था और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपसे मिल रही थी, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।